शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप, वो, तुम, जी ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये शेर उनके हैं जिनके हम सब दीवाने हैं। जहां एक तरफ सोशल मीडिया के इस जमाने में सिर्फ मीम्स, जोक्स, ट्रोल की बात होती है, वहीं हमारा ये शायर खूब सर्च किया जाता है। इस जमाने में कोई पुरानी चीजें कम ही सामने आती हैं। नई पीढ़ी अपने तरीके से जिंदगी जीती है, लेकिन यकीन मानिए इस नई पीढ़ी में भी काफी लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीजों से जुड़े रहते हैं। इस जमाने में भी आपको आज मुकेश, किशोर, रफ़ी, लता को सुनने वाले मिल जाएंगे। वहीं नुसरत, अजीज मियाँ की कव्वाली के दीवाने भी भरपूर होंगे। और जब बात इश्क की होती है तो दिल से सिर्फ शायरी निकलती है। हर प्रेमी युगल एक दूसरे को प्यार भरे नगमे शेयर करते रहते हैं। इसी गजल और इश्क का सबसे बड़ा शायर जो अपने अल्हड़पन, पागलपन और अपनी बर्बादी के लिए मशहूर हुआ, नाम है जॉन एलिया। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है साहित्य की झरोखे से। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अदीबों, आलमों और दानिश्वरों से भरे खानदान में हुआ था। जॉन एलिया का मूल नाम सैयद हुसैन जॉन असगर था, लेकिन शायरी करने के लिए इन्होंने नाम चुना जॉन एलिया। जॉन मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही के छोटे चचेरे भाई थे। कुल 5 भाइयों में जॉन सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रईस अमरोही भी मशहूर लेखक और शायर थे। जॉन का बाल झटक कर शेर कहने का अंदाज उन्हें सबसे जुदा करता है। वो रंगबाज, ड्रामेबाज और शायरों के शायर हैं, जिन्होंने 8 वर्ष की आयु में अपना पहला शेर कहकर अपने रुझान की तरफ इशारा कर दिया। कहते थे, चाह में खाए हैं तमाचे, देख ले सुर्खी मेरे रुखसार की। भारत पाक विभाजन को वे एक त्रासदी मानते हुए उसकी खिलाफत कर रहे थे, लेकिन 1956 में परिवार के दबाव में एक समझौते के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान जाना स्वीकार कर लिया। जॉन ये जुमला अक्सर कहते थे, पाकिस्तान, ये सब अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी। विभाजन के बाद वे पाकिस्तान जरूर चले गए, लेकिन यहाँ का अमरोहा, नीम का पेड़, उनके घर का द्वार, बान नदी, अमरोहा की गलियां बार बार उनकी शायरियों में झांकते रहे। वे कहते हैं कि पाकिस्तान आकर मैं हिंदुस्तानी हो गया। जब तक हिंदुस्तान की जमीन का स्पर्श उनके साथ बना रहा, तब तक यहाँ का सब कुछ उनके साथ रहा, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद यह सब कुछ केवल याद बनकर रह गई। यह टीस बार बार उनके शायरी नज़्मों में दिखाई देती है। वे जब भी दिल्ली अपने रिश्तेदार के घर आते तो बेचैन रहते। घर के दरवाजे और छत पर पानी का छिड़काव करते। अपनी कुर्सी पर उस दिशा की तरफ मुंह करके बैठते जिस दिशा से अमरोहा से हवाएं आती थी। बेचैन जॉन की बहुत सरल लेकिन तीखे और तराशे हुए लहजे में उनकी शायरी से हम रूबरू होते हैं। वे लिखते हैं, ये है एक जब्र कोई इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। जॉन एलिया उर्दू साहित्य में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले शायरों की फहरिस्त में शीर्ष पर हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उनकी शायरियों की क्लिप्स बड़ी ही आसानी से देखी सुनी जा सकती है मोहब्बत हयात की लज्जत, है मोहब्बत
हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जतें हयात नहीं है। मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जतें हयात नहीं। क्या इजाजत है एक बात कहूँ, क्या इजाजत है एक बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। क्या इजाजत है एक बात कहूँ, वो मगर खैर। आखिरी खतों से सोशल मीडिया पर आपको जॉन के चाहने वालों की लंबी तादाद मिलेगी। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। यूट्यूब पर उनके वीडियो वायरल हैं, ट्विटर पर वे ट्रेंड करते हैं और फेसबुक पर उनके शेर लिखे जाते हैं। और तो और बड़े बड़े कवि भी उनके शेर को कोट करते हैं। जॉन आज ना होकर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युवाओं में काफी मशहूर हैं। जॉन साहब की शायरी गुफ्तगू करती है। वो स्टेज पर बैठकर बातचीत करना जानते थे। उन्हें मालूम था कैसे और किस तरह शेर को लोगों के बीच पहुंचाना है, कैसे खुद ही अपना सर पीटना है और हाथ पांव मारने हैं, और तो और कब अपने शेर पर ही झूमना है, ये भी उनको बहुत अच्छे से पता था। यही अंदाज उन्हें बाकी सबसे जुदा करते हैं। ताल्लुक ही न रहे। सर भाई कहाँ हैं आप? कोई ताल्लुक ही न रहे। क्या कहने, जबकि सबब भी बाकी हो। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? क्या तुम अब भी बात, क्या तुम अब भी बाकी हो? अजब था उसकी यहाँ अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। ये हम गरीब आदमी हैं, सैयद हैं, मौलाई हैं, भंग पीते हैं। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, बताए जा तुम्हारा नाम क्या है? वाह। जॉन एक ऐसे शायर रहे जिन्होंने अपनी बर्बादी और अपने दुख का जमकर बखान किया और मंचों पर उनका जिक्र भी किया। वे कहते हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं हार चुका हूँ। मैं माशरे को अपनी अक़दार पर लाना चाहता था। मैं हराम और हलाल के म्यारों को तोड़ देना चाहता था, मगर मैं हार गया। ये वो माशरा नहीं है, ये अफलातून का माशरा नहीं है, ये लिकरगस का माशरा नहीं है, ये मार्कस आर्यस का माशरा नहीं है, ये बोनों का माशरा है। मैं बौना शायर हूँ जिसे बेहतरीन सामीन मिले हैं। एक शेर जो एक बात कह दूँ, वो कहेंगे शायदा शायदा मैंने 10 बरस पहले या 6 बरस पहले एक नया ख्वाब देखा। इस सरजमीन में, शायद अबू ज़ाहिबी में या दुबई में, एक लड़की का जो इस वक्त मौजूद है इस मजमे में, जो मेरा ख्वाब है, जिसे मैं कभी नहीं पा सकता। और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए। मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है। पाकिस्तान में एक उर्दू पत्रिका थी, इंशा। इसको निकालने के दौरान जॉन की मुलाकात जाहिदा हिना से हुई। मुलाकात हुई, बात हुई, इश्क हुआ और शादी भी। 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। लेकिन 1984 में कुछ विवाद हुआ और दोनों का तलाक हो गया। बस ये ही वो पल था जब दुनिया ने एक नए जॉन को देखा। जॉन एलिया की बेटी सुहैना एलिया कहती हैं, दोनों के साथ ज़्यादती हुई। मैं समझती हूँ जॉन एलिया ज़ाहिदा हिना दोनों के साथ ज़्यादती हुई कि इन दोनों को ही शादी नहीं करनी चाहिए थी। इन दोनों ही को अपने काम पे ज़्यादा वक्त देना चाहिए था। और ये दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी सूरत हाल में फंस गए जिससे वो निकल नहीं पाए। वो जॉन जो देवदास बन चुका था, बस इश्क में नाकामी की बात को छाती पीट पीट कर दुनिया के सामने गाता था। पूरी दुनिया को अपनी बर्बादी बताता था और जिस तरह बताता था कि लोग खुश हो जाते थे।
और इसी अल्हड़पन ने जॉन एलिया को सैयदे जॉन एलिया बनाया। जॉन कहते हैं, उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल बिखरे हैं और बिखर जाते होंगे। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। साहित्यिक मंचों पर जॉन अल्हड़ दिखे, लेकिन क्या जॉन सचमुच में ही अल्हड़ थे? नहीं। पाकिस्तान में वो उर्दू बोर्ड की भाषा के सरकारी बोर्ड के अध्यक्ष रहे, जिनका काम पाकिस्तान में उर्दू भाषा को आगे ले जाना था। अरे ये वही काम जो हिंदुस्तान में हरिवंश राय बच्चन जी कर रहे थे। इसके बावजूद जॉन की कोशिश रही कि उन्हें बस एक फ़कीर के तौर पर याद किया जाए। जॉन की ये फ़कीरी आपको उनके मुशायरों में मिल जाएगी, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर दुबई में या फिर कभी लखनऊ में। जॉन जिस तरह शेर पढ़ते, किस्सा सुनाते, वो किसी किताबी शायर के जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन देखने सुनने वालों को जॉन का यही अंदाज पसंद आया। जॉन कहते हैं, एक ही हवस रही हमें, अपनी हालत तबाह की जाए। वे खुद को बर्बादी की अति तक ले जाने में भी कोई गुरेज नहीं रखते थे। उनके लिए बर्बादी भी एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें वे खुद को रचनात्मक मानते रहे। जॉन एलिया जो थे वो ईज़ा पसंद भी थे और उनके अंदर अपने आप से इश्क भी था। वो अपने आप से इश्क करते थे और चाहते थे कि लोग उनसे इश्क करें, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके अंदर अगर कोई मनफी चीज़ है और उसका जिक्र किया जाए तो वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते थे। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। 1993 में उन्होंने घर छोड़ा। मेरे पेरेंट्स की पहले सेपरेशन रही, फिर डिवोर्स हुई। तो 1993 से पहले का जो वक्त था, नॉर्मली ये होता था कि क्योंकि वो शायरी रात को करते थे तो दिन भर सोते थे, तो उनसे बहुत कम टाइम हमारा साथ गुजरता था। और मैं अपने तीनों बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा कोशिश करती थी कि उनसे कुछ पढ़ पाऊँ, क्योंकि स्कूल में हम लोगों को अशार की तशरीह करनी होती थी, हवाले देने होते थे, तो मुझे बहुत होता था कि आप मुझे पढ़ा दें, और वो नाराज़ होते थे इस बात पे। क्योंकि बर्बादी भी उनके यहाँ आती तो जॉन उसे बेकार नहीं जाने देते। उस बर्बादी को अपने शायरी में ढालकर उसे जॉन नाम दे देते थे। जॉन कहते हैं, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर जॉन में ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं, और क्यों आज की युवा पीढ़ी जॉन की इतनी दीवानी है। दरअसल जॉन ने जिस तरह अपने साथ हुई बेवफाई और टूटे दिल की बात करते, वो युवाओं को अच्छा लगता। शायद लोग जॉन में खुद को देखते थे। इसके अलावा जॉन का तरीका लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता था। एक फ़कीर आदमी जो स्टेज पर शराब पीता है, सिगरेट पीते हुए अपने बाल झटकता है और बिखरे हुए बालों के साथ चिल्लाते हुए कहता है, तो दुनिया पागल हो जाती है। वो कहते हैं, वो जो ना आने वाला है उससे हमको मतलब था, आने वालों का क्या, आते हैं आते होंगे। जॉन का व्यक्तित्व बहुत कठिन था। इसे ठीक से समझा रही हैं खुद जॉन की बेटी सुहैना एलिया। परतों पे परतें, कहीं गुस्सा है, कहीं कुढ़न है, कहीं गम है, कहीं दुख है, कहीं बहुत झुंझलाहट है, कहीं बहुत नफरत है, कहीं नापसंदी है, कहीं नरगिसियत है। इसमें कोई दो बातें नहीं है कि वो एक निहायत ही मुश्किल पसंद इंसान थे। वो एक तरह से अपनी ही अना के जेल में बंद थे। अब उनका अपना एक शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं उनसे बहुत कुछ सीखना और पढ़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो अपने ही आप में उलझे रहे, तो वो
हम में से किसी के साथ भी, मेरे बहन भाई फ़ैनी, ज़रियून, मेरे साथ ना उन्होंने उस तरह वक़्त गुज़ारा, ना उस तरह से बातें की। वो ये भूल जाते थे कि हम किन क्लासों में हैं, वो हमारी उम्रें भूल जाते थे। अ, वो दरअसल अपने ही अंदर एक बच्चा थे। मैं उनसे थोड़ा बहुत तो पढ़ पाई, लेकिन मैं फ़ारसी नहीं सीख पाई, मैं अरबी नहीं सीख पाई। उनके पास वक़्त ही नहीं होता था, वो आधा दिन सोते थे। वो ये बहुत नाराज़ होते थे कि जब अम्मी ऑफ़िस से आती थीं तो वो कहते थे कि भई ज़ाहिदा गपचू मुझे बहुत तंग करती है। वो मुझे गपचू कहते थे। मैं बड़े मज़े से उनसे कहा करती थी कि कोई भी उन्वान पे मुझे अगर कुछ लिखना होता था तो मैं उनसे कहती थी कि भाई आप मुझे, अच्छा अब्बू यहाँ बस मुझे फ़ौरन से एक शेर बता दें, तो वो हँस के कहते थे कि गपचू ये अशार हैं, शेर कहना कोई आसान बात थोड़ी है, कोई फैक्ट्री थोड़ी। अपनी निजी जिंदगी में जॉन एलिया की मिसाल उस बच्चे के जैसी थी जो कोई खिलौना मिलने पर उससे खेलने के बजाय उसे तोड़कर कुछ से कुछ बना देते। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वे सर्जक के स्तर पर नए प्रयोग करने से कभी गुरेज नहीं करते थे। अहमद नबीन कासमी लिखते हैं, जॉन एलिया अपने समकालीनों से बहुत अलग और अनोखे शायर हैं। उनकी शायरी पर यकीनन उर्दू, फारसी, अरबी शायरी की छाप पड़ रही है, मगर वो उनकी परंपराओं का इस्तेमाल इतने अनोखे और रसीले अंदाज में करते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में होने वाली शायरी में उनकी आवाज़ निहायत आसानी से अलग पहचानी जाती है। शायरी में जॉन एलिया की अपनी विशेषता है जो उन्हें एक अलग पहचान देती है। रस्म दूरी की रवायतें उर्दू शायरी में बहुत अलग रही है, लेकिन जॉन का नज़रिया इससे बिल्कुल भिन्न है। इसकी बानगी देखते हैं। एक नया रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। जॉन प्रेम के गहरे छड़ों में भी मृत्यु की आहट को स्थान देते हैं। ऐसी ही पंक्तियां जॉन को परंपरा से अलग शायर बनाती है। उनकी पंक्तियां केवल शेर न रह करके सुक्तियां हो गई हैं, वे शेर जीवन का दर्शन हो गए हैं। जिंदगी एक फन है, लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। यह फन सबको सीखने की ज़रूरत है। जीवन सिर्फ जिए जाते रहने का नाम नहीं है, जीवन को जीने का सलीका भी आना चाहिए। अगर वह सलीका नहीं है तो जिंदगी बोझ हो जाती है। भाव की व्यापकता जॉन के यहाँ देखने को मिलती है। जॉन एलिया की शायरियों में जीवन की अकुलाहट, छटपटाहट भी देखने को मिलती। जब कहीं दिल नहीं लगता तो मोहब्बत सहारा होती है, लेकिन मोहब्बत में ही दिल न लगे तो इंसान क्या ही कर सकता है। जॉन ऐसे ही उचटे हुए भाव को शब्द देने वाले शायर के रूप में पहचाने जाते हैं। यह बेचैनी उनके लेखों में मौजूद है, इसलिए वे कहते हैं, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। इस ना गुजारी जा सकने वाली जॉन की जिंदगी में दुखों के पहाड़ हैं, ना समझे जाने की टीस है, मोहब्बत में उचटा हुआ दिल है। लोगों के शायरियों में तन्हाई आती है। तन्हाई इनके यहाँ भी है, लेकिन अलग रूप लिए हुए। जॉन एलिया शायरी कहने के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक गतिविधियों में भी काफ़ी सक्रिय रहे। इंशा पत्रिका के संपादकीय लेखन के तौर पर जॉन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर उस पत्रिका की एक शानदार छवि बनाई। जॉन ने इस्लाम से पूर्व मध्य पूर्व का राजनीतिक इतिहास नामक पुस्तक भी संपादित किया। दर्शन शास्त्र, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया। उनके संपादन में 30 से अधिक किताबें निकलीं।
वृहत उर्दू कोश तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तीखी जबान के शायर के रूप में जीवन के फलसफों को शायरी में कह देने की उनकी अदा निराली रही। मोहब्बत के नए रूपों से हम उनकी शायरी से परिचित होते हैं। मोहब्बत में भी बागी हो जाने वाले शायर इनकलाब के शायर के रूप में जॉन जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका शिल्प बहुत सधा, बहुत नरमी भरा हुआ है। मीर के तासीर की शायरी वर्षों बाद जॉन के यहाँ फिर से नजर आती है। जॉन ने 8 नवंबर 2002 में दुनिया को अलविदा कह दिया। पुरानी हो चुकी परंपरा को तोड़ने वाले एक ऐसे शायर के रूप में जॉन एलिया हमेशा याद किए जाते रहेंगे, जिन्होंने उर्दू अदब को, उर्दू ज़बान को एक नई दुनिया से परिचित कराया। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमसे ज़रूर साझा करते रहिए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपके पास जॉन एलिया से संबंधित कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं फिर हाजिर होंगी कुछ और नए किस्सों के साथ। तब तक आप देखते रहिए साहित्य के झरोखे से। नमस्कार।